तो आज आपको बताती हूँ परमाणु से संबंधित कुछ पॉइंट्स। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम या एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। देखिए परमाणु, देखिए जो द्रव्य होता है, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य जो होता है ये अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारे 3 बेसिक कण हैं इनसे परमाणु मिलकर बनता है। इन 3 कणों में हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है और न्यूट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो कण की बात नहीं करेंगे यहाँ बात करेंगे सबसे पहले परमाणु की। द्रव्य और अणु जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को द्रव्य कहा जाता है। और जब आप परमाणु को समझ जाएंगे तो आप अणु को भी समझ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है ये परमाणु के बारे में है और इन कणों के बारे में है। सबसे पहले जो है एक जो है थॉमसन मॉडल आया था, या थॉमसन मॉडल से पहले भी, वैसे थॉमसन मॉडल जो था उसमें देखिए परमाणु के बारे में डाल्टन ने बता दिया था कि जो द्रव्य होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और जो परमाणु होते हैं ये चाहिए देखिए ऐसे ही बता देती हूँ अच्छा हाईलाइट में कि डाल्टन का जो परमाणुवाद था उसके अनुसार ये था कि जो द्रव्य होता है ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं ये अविभाजित होते हैं। अविभाजित का मतलब अभी मैंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आप द्रव्य को अणु में तोड़ सकते हो, अणु को परमाणु में तोड़ सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु होते हैं ये परमाणु में टूट जाते हैं। जैसे O3 है, अगर इसको करोगे तो ये O2 प्लस O में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये टूट गया। लेकिन जो परमाणु होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं टूटते हैं। और ये था कि जो ये है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन अविभाजित होते हैं, यानी विभाजित नहीं होते हैं, यानी बढ़ते नहीं हैं। तो परमाणु के बारे में डाल्टन ने बता दिया था। इसके बाद परमाणु में जो कण होते हैं इनके बारे में मॉडल दिया था थॉमसन ने। तो इन्होंने बताया था, इन्होंने तरबूज मॉडल दिया था जिसके हिसाब से जो परमाणु होता है उसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश होता है ये ऐसे ही, मतलब जैसे बीज धसे होते हैं वैसे ही जो है परमाणु में होता है। तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मतलब बता नहीं पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। वो थोड़ा सा उससे आपको समझ में आएगा। थॉमसन मॉडल जो है ये मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसके बाद जो है ये रासायनिक स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं कर पाया था, मतलब कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया था। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। इनका जो मॉडल होता है इसको अल्फा कण मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने क्या था कि इन्होंने एक सोने की पतली सी झिल्ली ली थी, सोने की झिल्ली ली थी इन्होंने, और उस पर अल्फा कणों की बमबारी या बौछार करवाई थी। तो इन्होंने पता लगाया कि मतलब इन्होंने जो अल्फा कण के जो रिएक्शन थे कि अल्फा कण कैसे सोने की झिल्ली से गुजरी, तो एक कण के लिए इन्होंने बताया था कि ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए परमाणु है और ये हमारे अल्फा कण हैं, ठीक। तो कुछ कण क्या हुए थे, कुछ कण जो थे वो सीधे निकल गए थे, कुछ कण जो थे वो विकृत हो गए थे, यानी थोड़ा सा साइड से मुड़ जाते हैं, और कुछ कण जो थे वो वापस आ जाते हैं। तो इन्होंने जब सोने की झिल्ली पर अल्फा कण की बमबारी कराई थी तो देखा इन्होंने कि कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण मध्य से विकृत हो जाते हैं, यानी अपनी दिशा बदल देते हैं, और कुछ ऐसे कण थे जो मध्य से वापस आ जाते थे। तो यहाँ पे ये पता लग गया था कि जो परमाणु का ज़्यादातर भाग है वो खाली है क्योंकि कण सीधे निकल जा रहे थे, मध्य से विकृत होने लगते हैं, इसका मतलब मध्य में कुछ था। तो ऐसे सिर्फ रिंग भी माना जा सकता था, लेकिन जब कण मध्य से पूरी तरीके से वापस आने लगे तो ये यहाँ पे पता चल गया कि जो मध्य में था वो कोई ठोस था। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि जो परमाणु में जो मध्य भाग होता है ये धन भाग होता है और इसको नाभिक कहते हैं।
ठीक। और बाकी जो भाग होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने रदरफोर्ड ने ये बात साबित कर दी थी कि जो प्रोटॉन होता है इसके मध्य भाग में नाभिक होता है और बाकी का जो भाग होता है वो खाली होता है। प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने यहाँ नाभिक का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि जो परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और बाकी का स्थान खाली होता है। बाकी धन और इलेक्ट्रॉन ये आगे पता चलता है। ये परमाणु में जो होता है, मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि 3 कण मूल जो होते हैं, यानी जो 3 फंडामेंटल कण होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को सिंबलाइज कर देते हैं, यानी प्रतीक दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन को E, प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को N। जो आगे मैं जब बताऊंगी तो उसमें इसे प्रदर्शित करूंगी। तो देखिए परमाणु में ये तीनों कण होते तो हैं, लेकिन इनकी स्थिति क्या होती है। देखिए परमाणु जो होता है इसका मध्य भाग जो होता है इसको नाभिक कहा गया और ये धन भाग हुआ। बाकी का जो भाग हुआ वो ऋण भाग हुआ। ठीक, यानी धन भाग में हमें प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है, और जो ऋण भाग होते हैं यानी जो आगे मतलब नाभिक के चारों की जो कक्षाएं होती हैं इनको ऋण भाग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। ये धन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो जब आवेश नहीं हुआ तो जिसका अब इसका ही प्रभाव रहेगा, तो जो नाभिक होता है वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा और बाकी का जो भाग वो क्या होगा? ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि मध्य में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और बाकी के चारों जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अब सवाल उठता है कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। यानी आप ऐसे निश्चित कैसे करोगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन परमाणु के भर दोगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है बोर का मॉडल आया था। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे बोर। बोर लिखिए या बोहर लिखिए, तो इंग्लिश में बोर ऐसे लिखा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन का विन्यास दिया था। ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन में मतलब जो परमाणु होता है उसमें जो बाहर की कक्षाएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से विन्यास में होते हैं, किस विन्यास में होते हैं। तो इन्होंने 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 या 31 का क्रम दिया था। तो ये प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाता है, जिसमें 9 से 10 की कक्षा आती है। 9-10 में इसको पढ़ाया जाता है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट की जगह ले लेता है आप भाव, क्योंकि ये पूरी तरीके से नहीं मतलब निश्चित कर पाता है, इसमें कई कमियां हो जाती हैं और उसकी जगह आप भाव ले लेते हैं, मतलब आप भाव का नियम आ जाता है। अभी कैसे वो होता है ये आगे बताऊंगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आप परमाणु का कॉन्सेप्ट समझिए। तो हमारा जो परमाणु होता है इसको आप मान लीजिए जैसे x, माना x एक परमाणु है। तो परमाणु में 2 संख्याएं लगाई जाती हैं। एक परमाणु के ऊपर लगाई जाती है, इसको आप n मान लीजिए, जो इसको a मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। a मान लीजिए और z मान लीजिए। a जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या। z जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। यही z प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, यानी जो तत्व होते हैं इनका जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। एक चीज़ और देखिएगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो नाभिक होता है और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर होते हैं, यानी इसमें जो प्रोटॉन होता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर होते हैं, उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। उदासीन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए सोडियम है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। यदि इस पर कोई चार्ज लगा दिया, जैसे इस पर प्लस लगता है सोडियम पे, एक का धनायन होता है
जब इसको लगा देंगे तो यहाँ पे अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, लेकिन उदासीन अवस्था में बराबर होगी। इसको आगे बताऊंगी, मतलब आगे के लेक्चर वीडियो में बताऊंगी। तो अभी देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए अभी सोडियम को बताया था 11, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11 है। इसका मतलब सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित हैं। यदि उदासीन अवस्था में होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक के लिए प्रोटॉन रखा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, और अगर प्रोटॉन बाहर निकलेगा ही नहीं तो इसका मतलब इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, स्टेबल होगी, स्थिति स्थायी होगी। तो जो Z होता है ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है, और जो A होता है ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, ठीक है। जो Z होता है यानी जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, ये उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित उसकी प्रोटॉन संख्या होती है, और जो ऊपर द्रव्यमान संख्या लगाई जाती है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब इसी A के साथ आ जाता है एक और शब्द, परमाणु भार। अब परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में अंतर क्या होता है? देखिए कई जगह होता है इसको परमाणु भार भी ऊपर जो लगा होता है उसको बोलते हैं। इसकी वजह ये हो जाती है कि जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार होते हैं ये लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इस तरीके से बराबर नहीं होंगे, इस तरीके से बराबर होंगे, यानी लगभग बराबर होते हैं। मतलब ये होता है कि जो परमाणु भार होता है इसको आप निकाल नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आप परमाणु क्रमांक के सहारे निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी आगे बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। तो अभी ये जान लीजिए कि जो द्रव्यमान संख्या होती है ये परमाणु भार के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर, और परमाणु भार को कहते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। इसको प्रयोगशाला में निश्चित तरीके से, निश्चित विधि से निकाली जाती है, और द्रव्यमान संख्या को आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको कुछ संख्याएं पता होनी चाहिए। और ये जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो होता है ये हमारा, इसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। अभी देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो कैसे, मान लीजिए मैग्नीशियम का चाहे मानिए चाहे सोडियम ही ले लीजिए, सबसे नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक है 11, और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है 23, ठीक है। अभी इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ये अभी उदासीन अवस्था में है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन क्या, सबसे पहले प्रोटॉन निकालते हैं। परमाणु क्रमांक इसका कितना है 11, तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यदि परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी 11, यानी P = Z होता है। Z क्या है हमारा परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब ये उदासीन अवस्था में है तो इसका मतलब इसकी जो संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या के। तो इलेक्ट्रॉन कितने बराबर हो जाएगा 11, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें? देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है द्रव्यमान संख्या 23, यानी जो A है ये हमारा कितना है 23, और A जो होता है ये किससे मिलके बना होता है, यानी जो नाभिक होता है इसमें किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो यानी P + N। P आपका कितना दिया गया है 11, और N आपको निकालना है। एटॉमिक वेट आपको यहाँ कितना दे दिया गया है, चाहे इसको आप एटॉमिक वेट कहिए चाहे द्रव्यमान संख्या कहिए, यानी मास नंबर कहिए, ये आपको कितना दिया गया है 23। अब n को इधर रोकिए और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो 23 में से 11 घटा दो कितना जाएगा 12, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आपकी कितनी आई 12। यहाँ कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं।
और इन्हीं के साथ दो और चीज़ें आ जाती हैं, जिसको समभारिक या समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिक। अब समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं? देखिए, समस्थानिक ऐसे परमाणुओं को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समभारिक उनको कहते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं, ठीक। समस्थानिक परमाणु क्रमांक, समभारिक परमाणु भार। अब ये उदाहरण कैसे समझेंगे? समस्थानिक देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सॉडी, इन्होंने निकाला था रेडियो एक्टिव पदार्थ में। इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ में पाया था कि जो उनके एक से ज़्यादा समस्थानिक होते हैं, यानी एक ही परमाणु क्रमांक के उस तत्व के कई समस्थानिक होते हैं। अभी देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए इसको। इसके बाद रेडियो एक्टिव जो नहीं होते यानी स्थायी तत्व होते हैं, उनके भी समस्थानिक खोज निकाले गए थे। जैसे देखिए, जो कार्बन होता है आपका, जो नॉर्मल आप कार्बन पढ़ते हो, C6H12, इसके 3 समस्थानिक प्रकृति में है, C612, C613, C614, ठीक। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, H1, 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 H2, H2 और H3, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और कार्बन के ये 3 समस्थानिक, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, जब आपको भारी जल के बारे में पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। वो हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं। यहाँ देखिए समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। यहाँ देखिए इसका भी परमाणु क्रमांक समान है, इसका भी 6 है, इसका भी 6, लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और यहाँ पे भी वही है, इस सभी के परमाणु क्रमांक समान है जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो ये समस्थानिक के उदाहरण हो गए, ठीक है। अभी समभारिक के लिए देख लेते हैं। देखिए, जो कैल्शियम होता है, ऐसे समझिए, जो ऑर्गन होता है इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु भार 40 होता है। और इसके बाद जो आता है पोटेशियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु भार 40 होता है। फिर कैल्शियम आता है, इसका 20 होता है और इसका 40 होता है। अभी यहाँ देखिए कि इन सभी के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, एक का 18, एक का 19, एक का 20 है, लेकिन सभी के परमाणु भार समान है। तो यहाँ पे इन सभी के परमाणु भार समान होंगे, इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक हैं, ठीक है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। तो अभी अगर ऐसे समझेंगे तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं, और समभारिक में परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी की बातें बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।